सभी छोटे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपके बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत है। मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। तो आप सभी भाई बहनों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि आपको विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक वन शॉट चाहिए है। तो आपने बोला और मैं ना लाऊं, ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि आपने कहा और मैं वन शॉट लेके ना आऊं। आज जो है वो कंप्लीट वन शॉट मैं करूंगा विद्युत रसायन चैप्टर का पूरा पोस्टमार्टम आज की क्लास में होने वाला है। आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे आइए आपको दिखाता हूं। कंप्लीट वन शॉट होगा। टोटल 12 टॉपिक्स जो इस चैप्टर के सबसे मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और कंप्लीट स्वाहा करेंगे और पूरा रसायन विज्ञान का जो विद्युत रसायन चैप्टर है आपके बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल आसान तरीके से फिट कर देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सेल के बारे में, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक ही होता है सेल। सेल क्या होता है, सेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने घड़ी में सेल देखे होंगे, रिमोट में सेल देखे होंगे, बिल्कुल हम उसी सेल के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत रासायनिक सेल के बारे में और विद्युत अपघटनी सेल के बारे में, दो तरीके के सेलों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है गैल्वेनिक सेल, तो हम गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक हमारा ये होगा। हमारा फोर्थ नंबर जो टॉपिक होगा बिल्कुल इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे, वो होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा जो हमारा पांचवा नंबर टॉपिक होगा वो होगा विद्युत अपघटन क्या होता है। विद्युत अपघटन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, विद्युत अपघटन क्या होता है। उसके बाद जो हमारा छठवें नंबर का टॉपिक होगा वो होगा फैराडे का नियम हम पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम जो होता है हमारे विद्युत रसायन का, फैराडे का नियम। और हमारा सातवां नंबर जो नियम है वो है कोलराउस का नियम। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आता है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस क्लास के अंदर आपको कंप्लीट वन शॉट में आपको समझ में आएगा। आप इस चैप्टर से सीख पाएंगे, बिल्कुल खेल पाएंगे। और दूसरी बात, खेलने से पहले आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर को आप एक भी पॉइंट को आप मिस नहीं करोगे। बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान से देखोगे, अपने मोबाइल फोन को दूर रखोगे और दूर से देखोगे। मोबाइल फोन को टच नहीं करना, दूर से रखना है और बिना स्किप किए देखना है। एक भी सिंगल टॉपिक मिस नहीं कराऊंगा और सारे टॉपिक्स बिल्कुल आसान शब्दों में सिखाऊंगा, बिल्कुल टॉपर स्टाइल में आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। हमारा जो हमारा आठवां नंबर टॉपिक होगा वो होगा नेंसर्ट इक्वेशन, नेंसर्ट समीकरण। उसके बाद जो हमारा 9 नंबर टॉपिक होगा वो ओम का नियम होगा। हमारा 10 नंबर टॉपिक होगा चालकत्व व विशिष्ट चालकत्व। ये क्या होता है, चालकत्व क्या होता है और विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारा जो 10 नंबर टॉपिक, जो हमारा 11वां नंबर टॉपिक है वो है मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हमारा 12वां नंबर जो टॉपिक है वो है संचारण, संचारण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस 12 टॉपिक को पढ़ने के बाद ये जो चैप्टर है हमारा फिनिश हो जाएगा, वन शॉट हो जाएगा। लेकिन इन 12 टॉपिक्स में क्या 12 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं? बिल्कुल नहीं। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी, कौन कौन से टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। पहला टॉपिक जो हमारा है वो है गैल्वेनिक सेल। आपको गैल्वेनिक सेल को नहीं छोड़ना है। यहां से क्वेश्चन 100% तय होता है, 100% तय है कि यहां से क्वेश्चन आता है गैल्वेनिक सेल से। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से 100% क्वेश्चन यहां से आता है। देखो 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में किसी ना किसी सेट में यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% आएगा। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से 100% क्वेश्चन, विद्युत रासायनिक श्रेणी से 90% क्वेश्चन बनने के चांस है, 90% क्वेश्चन बनने के चांस हैं। विद्युत अपघटन से 90% क्वेश्चन बनने के चांस हैं। फैराडे का नियम 100% क्वेश्चन बनाएगा यहां से, 100%। कोलराउस का नियम 100% क्वेश्चन यहां से बनेगा, 100%। उसके बाद नेंसर्ट समीकरण 100% क्वेश्चन यहां से बनेगा, 100%। भाई टॉपर बनाना है तो मैं आपको इस तरीके से ही पढ़ाऊंगा कि कितने परसेंट कौन सा टॉपिक आएगा। तो ये 100% वाले टॉपिक तो एक भी सिंगल मिस नहीं करना है, क्योंकि आपका जो पेपर है उसमें छपे पड़े हैं क्वेश्चन, बिल्कुल छप चुके हैं ये, इसलिए बोल रहा हूं। ओम का नियम 90% चांस है आने के। चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व 100% चांस है आने के। उसके बाद तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता 100% चांस है आने के। उसके बाद संचारण 100% चांस है आने के। तो 90% वाले टॉपिक्स आप देख लो और 100% वाले टॉपिक को देख लो। उसके बाद पूरा वीडियो आप वन शॉट में देखना। तो आइए मैं आपको 1 बाय 1 सारे टॉपिक को डिस्कस करता हूं, आपको सिखाता और समझाता हूं।
मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा पहले नंबर का जो टॉपिक है सेल के बारे में। सेल, तो सेल से आप सब लोग परिचित होंगे। सेल होता क्या है? सेल तो हमने अपने घरों में भी देखा होगा। हमारे घर में पहले दीवार वाली घड़ी चलती थी, उसके अंदर एक लंबा सा सेल डालते थे। हमारे पास जो रिमोट होता है, रिमोट के अंदर हम लोग सेल डालते हैं, टीवी का रिमोट होता है, तो वही सेल। अब सेल को तो हमने बाहर से तो सेल को देखा है, लेकिन सेल की अगर परिभाषा लिखने को आ जाए कि आपको एग्जाम में सेल की डेफिनेशन लिखनी हो तो आप कैसे लिखेंगे? ये जो टॉपिक होता है हमारा सेल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड में बोल दो 2026 में तो छपने वाले प्रश्न यहां से तैयार होते हैं। सेल क्या होता है कि जिस पात्र में, क्या होता है? जिस पात्र। सेल क्या होता है? एक पात्र होता है। पात्र मतलब एक बर्तन होता है ना, बर्तन, बर्तन के आकार का होता है ना, बर्तन। तो जिस पात्र में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, मतलब मेरे पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करते हैं। मैं दोबारा से बता रहा हूं कि वह पात्र जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कराते हैं, उसको बोलते हैं सेल। उस पात्र को बोलते हैं सेल। मतलब मेरे पास क्या है? मेरे पास कोई एक पात्र है, मेरे पास ये एक पात्र है, मतलब पात्र का मतलब बर्तन है, कोई एक बर्तन है। इसमें क्या है? मेरे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा। अब मैं विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बना रहा हूं, यानी कि केमिकल एनर्जी बना रहा हूं। तो मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी बना रहा हूं। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इस अंतर संबंध को बोलेंगे। जिस पात्र के अंदर होगा उस पात्र को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। या हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को जो इस बर्तन में हो रहा है उस बर्तन को बोलेंगे सेल। यार सिंपल है, मेरा सेल सिंपल है। तो क्या होता है कि जिस पात्र में रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनाई जाती है, उस पात्र को, उस बर्तन को बोलते हैं हम सेल। सिंपल तरीके से याद रखो, उस बर्तन को हम सेल बोलेंगे, ठीक है। अब सेल जो होता है हमारा टू टाइप्स का होता है। सेल हमारे पास दो प्रकार के मुख्य रूप से सेल होते हैं। पहला कौन सा सेल होता है? पहला मेरे पास होता है विद्युत रासायनिक सेल। एक मेरे पास होता है विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा मेरे पास होता है विद्युत अपघटनी सेल। क्या होता है दूसरा? विद्युत अपघटनी सेल। आपको मैं इंग्लिश में बता दूं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इनके उदाहरण और इनकी परिभाषा एग्जाम में आती है कि विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए, और विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। तो आपको दोनों की परिभाषाएं और दोनों के एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी तरीके से तैयार रखने हैं। अब आप सबसे पहले देखो विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा क्या है। रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल मतलब रासायनिक ऊर्जा। इसमें क्या होता है? इसमें रासायनिक ऊर्जा होती है। अब रासायनिक ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा बना रहे हैं। रसायन मतलब केमिकल, तो यहां पर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बन रही है। तो ऐसा सेल, वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? कि विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। और विद्युत अपघटनी सेल में कि ऐसा सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनती है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। और विद्युत रासायनिक में रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बन रही है और विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बन रही है। तो दोनों में अंतर है, यहां से रासायनिक से विद्युत, यहां विद्युत से रासायनिक। इस तरीके से याद रखना। दोनों की परिभाषाएं आपने तैयार कर ली हैं और आपको उदाहरण तो जरूर तैयार करने हैं। उदाहरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण हो जाएगा आपका डैनियल सेल। क्या हो जाएगा? डैनियल सेल। डैनियल सेल जो अभी हम पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल एक ही बात होता है। तो गैल्वेनिक सेल बोल दो या डैनियल सेल बोल दो, इसका उदाहरण है। तो विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण क्या है? डैनियल सेल है। अब विद्युत अपघटनी सेल का उदाहरण क्या है? ड्राउन सेल, ड्राउन सेल, नेंसल सेल इसका उदाहरण है। उदाहरण इसमें क्या लिखोगे? इसमें होगा मेरे पास ड्राउन सेल, ड्राउन सेल इसका उदाहरण है। ड्राउन सेल इसका एक बढ़िया सा उदाहरण है। तो आप उदाहरण भी तैयार कर लो, आप इनकी मोस्ट आईएमपी परिभाषाएं भी तैयार कर ली आपने। अब मैं बढ़ता हूं हमारे गैल्वेनिक सेल बोल दो या डैनियल सेल बोल दो, एक ही बात है। डैनियल सेल अथवा बोल दो, अथवा गैल्वेनिक सेल एक ही बात है। दोनों के नाम अलग अलग है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बोलूं कि आपका घर पे नाम कुछ और होगा, आपके स्कूल में कुछ और होगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो हमारा जो विद्युत रासायनिक सेल बोल दो, गैल्वेनिक सेल बोल दो, डैनियल सेल बोल दो, गैल्वेनिक सेल बोल दो, एक ही बात है। तीनों एक ही चीजें हैं सिंपल तरीके से। तो अब मैं आपको विस्तार में बताऊंगा गैल्वेनिक सेल क्या होता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल और केवल गैल्वेनिक सेल ही हमें पढ़ना है और यहीं से क्वेश्चन आता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में।
तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा सेकंड नंबर का टॉपिक जो है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल बोल दो या इसको डैनियल सेल बोल दो, एक ही बात होती है। इस सेल को समझने से पहले मैं आपको एक चित्र बताऊंगा, इस चित्र के माध्यम से आपको सिखाऊंगा कि मेरे पास गैल्वेनिक सेल क्या होता है। गैल्वेनिक सेल जो होता है वो दो सेलों से मिलकर बना होता है, दो हाफ सेलों से मिलकर बना होता है। पहला जो मेरे पास है ये जिंक का अर्ध सेल है और दूसरा मेरे पास जो है वो कॉपर का अर्ध सेल है। ये जो पूरा संयोजन आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा सेल है। इस तरीके से हमारा सेल दिखाई पड़ता है गैल्वेनिक सेल। इसमें क्या होता है मैं आपको पूरा वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। सबसे पहले मेरे पास क्या होता है, मेरे पास एक कांच का पात्र होता है जिसमें जिंक सल्फेट विलयन भरा होता है। जिसमें कौन सा विलयन? जिंक सल्फेट विलयन भरा होता है, जिंक सल्फेट विलयन भरा होता है। दूसरी तरफ मेरे पास क्या होता है, दूसरी तरफ मेरे पास कांच का पात्र होता है जिसमें कॉपर सल्फेट विलयन कॉपर सल्फेट विलयन भरा होता है। इस तरफ जिंक सल्फेट का विलयन और इस तरफ कॉपर सल्फेट का विलयन। जिंक सल्फेट में जिंक धातु की छड़ डूबी होती है, जिंक की छड़ मतलब जिंक धातु डूबी है, और कॉपर सल्फेट में कॉपर धातु डूबी है, कॉपर धातु डूबी है, ये याद रखना, कॉपर धातु डूबी है। इस तरीके से दोनों का संयोजन है और दोनों अर्ध सेलों के अंदर विलयन भरा हुआ है और दोनों विलयनों को जोड़ने के लिए मैंने लवण सेतु को लगा दिया। यहां पर मैंने सोल्ट ब्रिज को लगा दिया, लवण सेतु को लगा दिया। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, इस लवण सेतु से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होगा। इस लवण सेतु का कार्य क्या होता है, ये लवण सेतु मैंने क्यों लगाया, ये जो होता है इसके अंदर मैंने अगर अगर पाउडर भर दिया, KCl डाल दिया, ताकि दोनों विलयनों के बीच में आयनों की सांद्रता है वो बराबर बनी रहे। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जाएंगे, यहां से आयन जाएंगे इस तरफ और इस तरफ से आयन आएंगे इस तरफ, मतलब आयनों का आदान प्रदान कौन करेगा, मेरा लवण सेतु करेगा, याद रखना। अब पूरा जो सेल है वो उसकी क्रिया विधि क्या है, वो कैसे काम करता है सेल, अब मैं आपको वो बताऊंगा। तो इसमें जो सेल होता है, जिंक होता है, जिंक जो है वो एक एनोड की तरह काम करता है, एनोड होता है जिंक। और एनोड जो है यहां पर नेगेटिव है, एनोड यहां पर नेगेटिव है, और कैथोड जो कॉपर है मेरा, कॉपर कैथोड की तरह काम करता है और कैथोड जो है वो पॉजिटिव है। एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है, याद रखना। और जो यहां पर एनोड होता है, एनोड का मतलब क्या होता है, एनोड कैथोड ये क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड जो होते हैं। इलेक्ट्रोड दो तरीके के होते हैं, एक होता है एनोड वाला इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है कैथोड वाला इलेक्ट्रोड। जो एनोड होता है यहां पर ऑक्सीकरण होता है। एनोड क्या है कि वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है एनोड कहलाता है। कैथोड क्या होता है कि वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है कैथोड कहलाता है। तो यहां पर मैं लिख दूं आपको, दोबारा यहां पर लिख दूं यहां पर आगे चलकर कि एनोड किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन वाला, जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण जिस पर होता है उसको बोलेंगे हम एनोड। और कैथोड क्या होता है, जिस पर रिडक्शन होता है। मैं आपको यहां पर लिख दूं रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अपचयन, अपचयन होता है, वो क्या कहलाता है, वो मेरे पास कहलाता है कैथोड। तो इस तरीके से एनोड और कैथोड हो गए। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का दान करना। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का दान। मैं लिख देता हूं यहां पर अगर आपको नहीं पता, ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन दान करना, इलेक्ट्रॉन दान करना। वहीं रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अपचयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, यहां पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, रिडक्शन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से काम आएगा। पूरा मैकेनिज्म क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर जो जिंक धातु की छड़ है, ये जिंक धातु की छड़ है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जिंक धातु की छड़ है, जिंक धातु की छड़। यहां पर क्या होगा, जब यहां पर विद्युत धारा आएगी तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने लगेंगे, मतलब जिंक पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन दान। जिंक क्या होता है, Zn। तो यहां पर मैं आपको बताऊं Zn, तो Zn पर क्या होगा, Zn क्या करेगा, Zn क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। Zn क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा, इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। और क्या हो जाएगा, Zn से बनेगा Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉनों को दान कर दिया तो, और यहां पर Zn2+ बना लिया। तो इस तरीके से जिंक पर क्या हो रहा है, जिंक पर ऑक्सीकरण हो रहा है। जिंक एक एनोड है। वहीं जो कैथोड होता है, कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड यानी कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। अब जब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया, अब जब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया तो यहां धातु जो है ये पतली हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। जिंक जो है पतली हो जाएगी, यहां पर पतली हो जाएगी। और जिंक क्या बना रही है, जिंक बना रही है Zn2+ बना के विलयन में डाल रही है। बहुत सारे Zn2+ बनेंगे, यहां पर विलयन में बहुत सारे Zn2+ बनेंगे, यहां पर भी Zn2+, पूरे विलयन में Zn2+ जाएंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉनों को इसके माध्यम से इसकी तरफ भेज देगी। यहां से
यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे और इस धातु के होते हुए यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर इस बिलियन के अंदर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या है यहाँ पर इस बिलियन के अंदर क्या है, CuSO4 का बिलियन है। तो इसमें क्या है, कॉपर Cu2+ घूम रहा है और SO4-2 घूम रहा है, SO4-2 घूम रहा है। इसमें Cu2+ घूम रहा है और SO4-2 घूम रहा है। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसने जो दान किए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए। तो कॉपर 2+ ने क्या किया, जो कॉपर 2+ इसके अंदर घूम रहा है, Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया और क्या बना लिया, कॉपर सॉलिड बना लिया, कॉपर धातु की सॉलिड परत बना ली। अब ये सॉलिड कहां बनेगा, इसकी परत पर जम जाएगा, यहां पर ये धातु की परत मोटी हो जाएगी, यहां पर जम जाएगा। जो कॉपर है वो यहां पर जमना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से कॉपर जो है वो मोटा हो जाएगा, यहां पर जमना शुरू कर देगा। इस तरीके से जो मेरे पास जिंक जो है, जिंक पतली हो रही है और जिंक से Zn2+ बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स दान हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स निकलकर इस तरफ कॉपर की तरफ जा रहे हैं। और Cu2+ जो बिलियन में घूम रहा है, Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और Cu सॉलिड बना लिया और अपनी परत को मोटा कर लिया। इस तरीके से यहां पर इलेक्ट्रॉन का दान हुआ और इस तरीके से यहां पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया। इलेक्ट्रॉन का दान करना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन। तो इस तरीके से पूरी क्रियाविधि जो होती है वो जो हमारे पास गैल्वेनिक शेल है वो काम करता है। गैल्वेनिक शेल का जो हमारे पास विद्युत वाहक बल जो होता है वो कितना होता है, 1.1 वोल्ट। याद रखना, विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.1 वोल्ट। और ये मेरे पास पूरा गैल्वेनिक सेल है। मैं आपको दोबारा से बता दूं कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, कि ऐसा सेल, ऐसा विद्युत रासायनिक सेल जिसके 2 भाग होते हैं। पहला अर्ध सेल जिंक अर्ध सेल, दूसरा कॉपर अर्ध सेल। जिंक अर्ध सेल में ZnSO4 होता है, कॉपर अर्ध सेल में CuSO4 होता है। इसमें जिंक धातु होती है, इसमें कॉपर धातु होती है। जो जिंक होता है वो एनोड होता है, कॉपर जो होता है वो कैथोड होता है। जिंक जो है इलेक्ट्रॉन का दान करता है, कॉपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो इस तरीके से मेरे पास पूरा जो गैल्वेनिक सेल काम करता है। इस तरीके से पूरा आपने समझा गैल्वेनिक सेल क्या होता है। तो अब मैं बात करूंगा हमारे आगे वाले टॉपिक की तरफ। भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे तीसरे नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसका चित्र देखिए, कितना बेहतरीन और सुंदर सा चित्र है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। इसमें क्या होता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम ब्लैक से, प्लेटिनम ब्लैक क्या होती है, प्लेटिनम धातु की इसमें छड़ होती है। ये प्लेटिनम धातु की, मतलब मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास प्लेटिनम धातु की एक छड़ है, मतलब एक टुकड़ा है प्लेटिनम धातु का। और इसके ऊपर मैंने पॉलिश कर रखा है प्लेटिनम ब्लैक से, यहाँ पर पॉलिशिंग कर रखी है प्लेटिनम ब्लैक की। तो यहाँ पर पॉलिश है प्लेटिनम ब्लैक की, वही है कि पॉलिश किया गया है प्लेटिनम ब्लैक की प्लेटिनम के ऊपर। और इलेक्ट्रोड अम्लीय विलयन में डूबा हुआ है। और ये जो इलेक्ट्रोड है वो एक अम्लीय विलयन में, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में डूबा हुआ है, याद रखना। और इस पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस एक वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित की जाती है। और यहाँ पर H2 गैस जो है इस इलेक्ट्रोड पर डाली जाती है एक वायुमंडलीय दाब पर, 1 atm प्रेशर पर। इस इलेक्ट्रोड पर वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब पर इस इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस डाली जाती है, याद रखना। उसके बाद क्या है कि बिलियन में H+ आयन की सांद्रता 1 मोलर होती है। और जो ये बिलियन है इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है वो 1 मोलर होती है। और विलयन का जो तापमान होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब विलयन में जो अम्लीय विलयन है, 1 मोलर सांद्रता वाला HCl का विलयन है, इसका जो तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। इसमें जो इसकी जो सांद्रता है H+ आयन सांद्रता 1 मोलर है, इसकी H+ आयन की सांद्रता इसमें 1 मोलर है। तो इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को मूव करके, वो 2 इलेक्ट्रॉन का दान करके क्या करती है, 2 इलेक्ट्रॉन का दान करके क्या बनाती है, 2H+ आयन बनाती है, 2H+ आयन बनाती है। फिर क्या हुआ, 2H+ आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या बनाते हैं, इस समस्थानिकता होके क्या बनती है, H2 गैस बनती है। क्या बनती है, H2 गैस बनती है। तो यहाँ H2 से 2H+ आयन बने और 2H+ आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, H2 गैस बनी। तो इस तरीके से इसका समीकरण हो जाता है। तो आपको पूरी अच्छी तरीके से आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड समझ में आया होगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, इसका जो विभव होता है वो 0 वोल्ट होता है, याद रखना। इसमें जो विभव होता है वो 0 वोल्ट होता है। कांच का एक पात्र होता है जिसमें प्लेटिनम की एक धातु होती है, प्लेटिनम की छड़ होती है जिसमें प्लेटिनम ब्लैक से पॉलिश की जाती है।
हाइड्रोजन गैस डाली जाती है और हाइड्रोजन गैस इस विलयन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है। H+ आयन की सांद्रता 1 मोलार होती है और 1 मोलर यहाँ पर HCl होता है। तो ये पूरा जो मैंने आपको बताया ये होता है मेरे पास मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब मैं बढ़ता हूं अपने आगे वाले टॉपिक की तरफ। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा बेहतरीन टॉपिक जो है कि है विद्युत रासायनिक श्रेणी और विद्युत अपघटन। इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पूरा कंप्लीट वन शॉट आज का चैप्टर। तो सबसे पहले हमारा जो VVIMP टॉपिक है, जो 100% आने वाला टॉपिक है बोर्ड 2026 में, वो है विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अमेजिंग टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगी और यहां पर जो मैं फॉर्मूला आपके लिए लिख रहा हूं, ये फॉर्मूला आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या है फॉर्मूला हमारा? ई सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो आप लोग मुझे कमेंट में ये बताओगे कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है रिडक्शन। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा क्या होती है। क्या होता है कि विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, हमें उसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी या मानक अपचयन विभव श्रेणी। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और यही जो डेफिनेशन होती है हमारी, यही डेफिनेशन होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी की। तो क्या है मेरे पास कि विभिन्न तत्वों को बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में व्यवस्थित करने पर, मतलब बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी, जो सीरीज प्राप्त होती है, उस सीरीज को बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। बहुत सिंपल है यार। हमारा सेकंड टॉपिक जो होगा वो याद रखना आप लोग, वो है विद्युत अपघटन। और फॉर्मूला तैयार रखना, यहां से न्यूमेरिकल 100% तय है। फॉर्मूला आप तैयार रखना। विद्युत अपघटन क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अपक्रिया का होना विद्युत अपघटन कहलाता है। आप सिंपल तरीके से याद रखना, मेरे पास कोई यौगिक NaCl है, मेरे पास कोई यौगिक NaCl है, मेरे पास ये NaCl है, मेरे पास ये जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड का है और मेरे पास ये जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड का है। एक मेरे पास एनोड है, एक मेरे पास कैथोड है। एनोड जो मेरे पास पॉजिटिव है और कैथोड जो मेरे पास नेगेटिव है, याद रखना। अब इसमें क्या हुआ, इसमें मैंने विद्युत धारा प्रवाहित की, मैंने करंट को दिया, करंट डाली, विद्युत धारा डाली, बिजली डाली, तो क्या हुआ, NaCl जो है वो अपघटित हो जाएगा। विद्युत धारा डालने पर NaCl अपघटित होकर Na+ बनाएगा, जो सोडियम प्लस बनाएगा और क्लोरीन जो है वो माइनस बनाएगा। तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक है यार। NaCl जो है वो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। दिखाता हूं मैं आपको। जो NaCl है वो क्या हो जाएगा, Na+ बना लेगा प्लस Cl- बना लेगा। मतलब ये जो है वो दो भागों में विभक्त हो जाएगा। बहुत सिंपल है यार। इस तरीके से सिंपल तरीके से याद रखना कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसी यौगिक का टूटना, किसी यौगिक का अपने अवयवी भागों में टूटना क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। सिंपल तरीके से ये जो चित्र आप बना सकते हो और इसमें ये जो फॉर्मूला है आप इसको तैयार रखना। यहां से हम सेल विभव की गणना करेंगे न्यूमेरिकल करने के टाइम, ठीक है। अब मैं बात करूंगा हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, फैराडे का नियम। फैराडे का नियम और कोलराउस का नियम, इन दोनों नियमों को बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे प्यारे भाई बहन। अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे फैराडे का नियम। जो विद्युत अपघटन, अभी मैंने आपको बताया था कि विद्युत धारा डाल के यौगिकों को तोड़ देना विद्युत अपघटन कहलाता है और विद्युत अपघटन पर आधारित होता है हमारा फैराडे का नियम। फैराडे का नियम आपको मैं बताने वाला हूं, आप बोर्ड एग्जाम में आपके यहां से क्वेश्चन आना 100% तय होता है। फैराडे का नियम और कोलराउस का नियम 100% आने वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसीलिए बता रहा हूं कि वन शॉट को बिल्कुल गन शॉट की तरह देखो, एकदम मजे से तैयार करो। क्या बोल रहा है आपको फैराडे का फर्स्ट लॉ और फैराडे का सेकंड लॉ। फैराडे जो वैज्ञानिक है इन्होंने अपने दो नियम दिए थे। कितने दिए थे? दो नियम। फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। आपको कभी कभी लॉन्ग आंसर तक में क्वेश्चन आता है कि फैराडे के दोनों नियमों का उल्लेख कीजिए। चित्र के द्वारा आप लोग सिखाओगे, बताओगे तो मजा आ जाएगा, एक नंबर लगेंगे आपके नियम। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या बोलता है, बहुत आसान तरीके से आप कैसे याद करोगे कि विद्युत अपघटन के इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन के जली विलयन अथवा गलित अवस्था में, विद्युत अपघट के जली या गलित अवस्था में, जली विलयन मतलब जो जल जैसा विलयन हो और गलित अवस्था में थोड़ा सांद्र होता है, तो जली विलयन व गलित विलयन, जली विलयन या फिर गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ की मात्रा
उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। बिल्कुल सिंपल सा लॉ है। मतलब जितनी हम उसमें विद्युत धारा डाल रहे हैं इलेक्ट्रोड उतना टूटेगा। मतलब मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रोड ये है और इसमें मैं विद्युत धारा डाल रहा हूं, ये विद्युत धारा आ रही है, तो जितना ये टूटेगा इलेक्ट्रोड से जितना पदार्थ मुक्त होगा वो किसके समानुपाती होगा? वो विद्युत धारा के समानुपाती होगा। बिल्कुल सिंपल है। तो इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ क्या होता है? W। इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ W होता है। तो W जो होगा वो समानुपाती किसके हो जाएगा? Q के। Q का मतलब क्या है? Q का मतलब होता है आवेश। W क्या है? इलेक्ट्रोड का टूटना। जो इलेक्ट्रोड से पदार्थ मुक्त हो रहा है वो मेरे पास W है। और Q मेरे पास क्या है? Q मेरे पास विद्युत आवेश होता है। लेकिन आपने तो बोला था भैया यहां पर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। देखो विद्युत धारा और आवेश दोनों एक ही चीजें होती हैं। आवेश जब गमन करता है, आवेश जब गति अवस्था में होता है वही होता है विद्युत धारा। आपके घरों में बिजली के वायर्स होते हैं, आपके घरों में कूलर, पंखा, एसी, फ्रिज सब कुछ चलता है किसकी मदद से? बिजली की मदद से। बिजली के तार में क्या होता है? आवेश का प्रवाह होता है। तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, याद रखना। तो विद्युत धारा बोल दो या आवेश बोल दो एक ही बात है, सिंपल, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो W जो होगा वो समानुपाती Q मैंने किया। तो W जब मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो एक नियतांक आएगा W बराबर ZQ। Z मेरे पास क्या है? Z मेरे पास विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, याद रखना। तो मेरे पास ये जो फॉर्मूला बन चुका है, आप इसको यहां तक रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज करना चाहो तो भी कर सकते हो। मैंने आपको बताया था Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है I इंटू टी। Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी, याद रखना। तो ऐसे ही आप यहां पर लिख सकते हो। क्या लिखोगे? W बराबर क्या कर दोगे? Z। और Q के जगह आप क्या करोगे? I इंटू टी लिख दोगे, I इंटू टी। तो ये मेरे पास एक सूत्र बन गया है। क्या सूत्र मेरे पास बन गया? कि W बराबर ZIT। W बराबर ZIT। यही मेरे पास होता है फैराडे का प्रथम नियम। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बोर्ड 2026 में क्वेश्चन बनने वाला है। कितने परसेंट चांस है यहां से बनने का? 100% चांस है यहां से क्वेश्चन आने का। ये तो बात होगी हमारे फैराडे के प्रथम नियम की। फैराडे साहब जो हैं उन्होंने हमें दो नियम दिए हैं। कौन कौन से? फैराडे का प्रथम नियम जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं डिस्कस करूंगा फैराडे साहब का द्वितीय नियम, जो कि वो तो इससे भी ज्यादा आसान है और आपको दोनों नियम को अच्छी तरीके से कंठस्थ तैयार रखना है। तो अब बढ़ते हैं हम फैराडे के द्वितीय नियम की तरफ। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे फैराडे का दूसरा नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। ये नियम हमसे क्या बोलता है? बहुत आसान शब्दों में बहुत रिलैक्स होकर देखना, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और बहुत रिलैक्स होकर आपको देखना है। क्या है फैराडे का द्वितीय नियम? कि जब श्रेणी क्रम में दो या दो से अधिक सेलों में समान विद्युत धारा या समान आवेश प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ की मात्रा W उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। यह बिल्कुल सिंपल सा नियम है। कैसे करना है आपको मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे पास 3 सेल हैं। क्या बोला गया है? कि जब 2 या 2 से अधिक सेल, मैं आप यहां पर 2 या 2 से अधिक सेल बनाता हूं। मेरे पास क्या है? पहला सेल मेरे पास ये है, मेरा पहला सेल ये है, मेरा दूसरा सेल ये है मेरे पास, मेरा तीसरा सेल ये है मेरे पास। मैंने 3 सेल बना दिए। जैसा बोला गया है परिभाषा में कि 2 या 2 से अधिक सेल। अब सेल मेरे पास है तो सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं। तो इसके अंदर पहला इलेक्ट्रोड ये है मेरे पास, एक इलेक्ट्रोड ये, दूसरा इलेक्ट्रोड ये। मतलब हर सेल के अंदर 2-2 इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं। तो सभी के अंदर मैं 2-2 इलेक्ट्रोड डाल देता हूं। इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए। अब बचे हुआ लास्ट, इसमें भी मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स को डाल दिया, 2 इलेक्ट्रोड्स को डाल दिया। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास क्या? ये मेरे पास पॉजिटिव है। ये मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से मैंने किया। तो यहां पर सब बता दिए कि मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब मैंने 3 सेल बना लिए। अब इन तीनों में समान विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। परिभाषा यही बोल रही है ना कि समान विद्युत धारा, इनमें समान विद्युत आवेश का मतलब ही होता है विद्युत धारा। तो समान विद्युत धारा डालनी है। मतलब यहां से जो तार है वो यहां पर जाएगा, ये तार मैं यहां जोड़ देता हूं, ये वाला वायर जो है मैं यहां जोड़ देता हूं, ये वाला वायर जो है मैं यहां जोड़ देता हूं। बिल्कुल सिंपल है। पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा है, नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा है, नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा है। तो इस तरीके से मैंने सारे जो सेल हैं सेलों को अरेंज कर दिया। अब इनके अंदर मैंने विलियन को भर दिया, विलियन। अब विलियन भरा है इसके अंदर सॉल्यूशन भरा है, सॉल्यूशन। ये मेरे पास सेल हैं और सेलों के अंदर सॉल्यूशन भरा है। सिंपल है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक में इलेक्ट्रोड डूबे हैं। अब इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ, इस इलेक्ट्रोड से जितने पदार्थ मुक्त होंगे वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होंगे। मतलब मैं इसको W1 मान लूं,
W2 मान लूँ, W3 मान लूँ। ये मेरे पास W1 है, पहला मुक्त होगा इस इलेक्ट्रोड से, पहले इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ ये होगा, दूसरे इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ W2 होगा, तीसरे इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ W3 होगा। तो क्या बोला गया है, रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, समानुपाती E1, W1 समानुपाती E1, W2 समानुपाती E2 हो जाएगा, W2 समानुपाती E2, W3 समानुपाती E3 हो जाएगा, W3 समानुपाती E3 हो जाएगा। तो ये जो नियम आपको मैंने बताया ये होता है फैराडे का दूसरा नियम। सिंपल है, क्या है कि मेरे पास दो या दो से अधिक सेल हैं, दो सेल हो या दो से अधिक सेल हो, इनमें समान विद्युत धारा जब हम डालते हैं तो ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड से जो पदार्थ मुक्त होता है, पदार्थ मुक्त होना विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। W1 समानुपाती E1, W2 समानुपाती E2, W3 समानुपाती E3। तो इस तरीके से मैंने आपको फैराडे के दोनों नियम बताए, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। अब मैं आपको बताऊंगा कोलराउस का नियम, जो कि VVIMP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे बोर्ड 2026 में कोलराउस का नियम आया था। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कोलराउस का नियम। भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा कोलराउस का नियम। अभी मैंने आपको बताया फैराडे का नियम और अब बताऊंगा मैं आपको कोलराउस का नियम। ये नियम भी हमारा बेहद इंपॉर्टेंट है, कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम लिखिए व इसके अनुप्रयोग लिखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है यहां से। आइए मैं आपको बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस नियम को मैं बताता हूं कैसे करना है आपको। कि इस नियमानुसार किसी वैद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, या फिर अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। आप दोनों में से कोई एक भी परिभाषा लिख दोगे, आपका काम चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तो क्या है कि किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की या किसी वैद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लैम्डा एम इन्फिनिटी इक्वल्स टू लैम्डा एम इन्फिनिटी प्लस पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी नेगेटिव। तो ये मेरे पास जो मेरे पास फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला होता है कोलराउस के नियम का। बहुत आसान नियम होता है कोलराउस का नियम कि अनंत तनुता पर, ये अनंत का चिन्ह ये होता है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, लैम्डा एम का मतलब क्या होता है, मोलर चालकता। तो अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता धनायनों व ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के प्लस के बराबर होती है। ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। अब मैं बात करूंगा कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग, मतलब कोलराउस के नियम का एप्लीकेशन, मतलब कहां-कहां कोलराउस का नियम यूज आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने में। मोलर चालकता का मतलब मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने में किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की। मैं आपको बता दूं कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या होता है और प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होता है। पहले बात करूं दुर्बल की, तो दुर्बल का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक गिलास पानी है, उस पानी में आपने NaCl को घोल दिया, NaCl उसमें पूरा घुल जाता है तो वो प्रबल है। जो पूरा पानी में घुल जाए वो प्रबल है, जो पानी में कम घुले वो दुर्बल है, वो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखना। दूसरा जो है हमारा वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। दूसरा मेरे पास क्या है कि वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट कितना घुल रहा है, वो वियोजित कितना हो रहा है, उसकी कोटि ज्ञात करने में। तीसरा जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में। जो हमारे पास पानी होता है उस पानी का जो आयनिक गुणनफल होता है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोलराउस के नियम की मदद से ज्ञात करेंगे। तो आपको मैंने कोलराउस का नियम बताया, कोलराउस के नियम के 3 अनुप्रयोग आपको बताया और उसका सूत्र बताया। इन तीनों चीजों को आप अपने दिमाग में बिल्कुल याद रखेंगे, एकदम वन शॉट के थ्रू याद रखेंगे। और इस क्लास को एक लाइक आप लोग जरूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना आप लोग, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा हमारे नेंसर्ट समीकरण यानी कि नेंसर्ट इक्वेशन के बारे में। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा VVIMP टॉपिक 100% आने वाला टॉपिक, जो कि है नेंसर्ट समीकरण, नेंसर्ट इक्वेशन। ये क्या होता है समीकरण, मैं आपको बताता हूं। नेंसर्ट एक वैज्ञानिक का नाम है और उन्होंने एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसको बोलते हैं नेंसर्ट समीकरण। ये क्या होता है, जो सेल होता है मेरे पास, सेल का सेल विभव, मानक सेल विभव, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, धातु आयनों की संख्या, तापमान, इन सभी में जो संबंध बताने वाला एक समीकरण होता है उसको नेंसर्ट जी ने दिया और नेंसर्ट जी ने प्रस्तुत किया, इसलिए समीकरण को नेंसर्ट समीकरण कहते हैं। क्या होता है समीकरण, हम याद रखेंगे कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव यानी कि E जो होता है E, वह धातु आयनों की सांद्रता यानी कि M+N धातु आयनों की सांद्रता, वह
तापमान, वह तापमान यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर में संबंध बताने वाले समीकरण को हम बोलते हैं नेंसर्ट समीकरण। बहुत सिंपल है, मैं आपको इसका जो हमारे पास समीकरण है वो आपको मैं लिख के बताता हूं कैसे। कि मेरे पास क्या होता है नेंसर्ट समीकरण, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है ई नॉट, ई बराबर होता है ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 10 का बेस, लॉग 10 का बेस 1 अपॉन m प्लस एन, 1 अपॉन m प्लस एन। मैं जानता हूं कि बहुत सारे भाई बहनों को ये समझ में नहीं आई होगी इक्वेशन। ये इक्वेशन यहां से न्यूमेरिकल आना 100% तय होता है किसी ना किसी सेट में। तो मैं आपको इस इक्वेशन को याद कराने की एक ट्रिक बता रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल इसको 100 बार लिखो, 100 टाइम्स इसको पेज पे लिखो, आपको याद ना हो जाए मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगर आप 100 बार लिखो कॉपी पर इस फॉर्मूले को, इस इक्वेशन को, तो 100% दावा है कि आपको तुरंत याद हो जाएगा। अब इसको मैं ब्रैकेट के अंदर, बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूं और आपको दोबारा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं क्या है पूरा समीकरण। क्या है कि इलेक्ट्रॉन विभव, धातु आयनों की सांद्रता, तापमान और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में संबंध बताने वाले समीकरण को नेंसर्ट समीकरण कहते हैं। E इक्वल्स टू ई माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 10 का बेस 1 अपॉन m प्लस एन। यहां पर जो E है, E का मतलब क्या है, E का मतलब मैं लिख देता हूं, E बराबर क्या है, E बराबर मेरा क्या है सेल विभव। E बराबर क्या है मेरे पास सेल विभव, E क्या है, E मेरे पास सेल विभव है, सेल विभव। उसके बाद मेरे पास दूसरा है E नॉट, E नॉट मेरे पास, E नॉट का मतलब क्या होता है, E नॉट का मतलब होता है मानक सेल विभव। E नॉट का मतलब क्या है, मानक सेल विभव। मेरे पास E नॉट होता है मानक सेल विभव। उसके बाद मेरे पास क्या है N, N का मतलब क्या है, N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो N का मतलब है इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। M प्लस N का मतलब क्या है, M प्लस N का मतलब है धातु जो उसमें है धातु आयन की सांद्रता, धातु आयन की सांद्रता, कितनी धातु आयन की कंसंट्रेशन है उसके अंदर, धातु आयन की सांद्रता जो है मेरा m प्लस n है। तो ये मेरे पास सिंबल्स हैं और इनका मतलब ये है, प्रतीकों का मतलब ये है, मैंने आपको ये भी बता दिया। तो पूरी नेंसर्ट समीकरण का पूरा चीर फाड़ ऑपरेशन करके मैंने आपके सामने रख दिया है। अब मैं बात करूंगा हमारे आगे वाले VVIMP टॉपिक्स की तरफ। प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा आप सभी लोगों के साथ हमारा ओम का नियम। मैंने आपको बताया फैराडे का नियम, मैंने आपको बताया कोलराउस का नियम, मैंने आपको बताया नेंसर्ट समीकरण। अब मैं आपको बताऊंगा ओम का नियम। ओम का नियम हम कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, V बराबर I इंटू R। ये नियम हमें इस चैप्टर में भी पढ़ना है, बिल्कुल सेम नियम है। क्या है कि किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, लेकिन शर्त क्या है कि चालक में भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना हो, मतलब तापमान, दाब, ये सब लंबाई वगैरह ये सब ना बदले, ये होती है भौतिक अवस्थाएं। तो चालक पर जो विभवांतर होता है V, जो विभवांतर V होता है, V विभवांतर समानुपाती होता है I के, मतलब धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है ओम के नियम के हिसाब से। अब ये समानुपाती का चिन्ह जब बढ़ता है तो नियतांक आता है जिसका मतलब होता है R। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा I इंटू R। अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जो फॉर्मूला बन के निकलता है ये मेरे पास होता है ओम के नियम का सूत्र, और यहां से कभी कभी न्यूमेरिकल भी बनता है। और कौन क्या होता है मैं आपको बता दूं, यहां पर V क्या है, यहां पर I क्या है और यहां पर R क्या है, मैं आपको बता दूं V क्या है, I क्या है, R क्या है। तो V का मतलब है यहां पर वोल्टेज यानी कि विभवांतर, V का मतलब यहां पर विभवांतर है, इस पर क्या वोल्टेज है। I का मतलब क्या है, यहां पर I का मतलब जो है वो है धारा, धारा यानी कि विद्युत धारा, यहां पर I का मतलब है। R का मतलब क्या है, R का मतलब है प्रतिरोध, प्रतिरोध। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक मुझे बताना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। फिजिक्स में ये मोस्ट IMP क्वेश्चन बनता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होती है। तो ये मेरे पास ओम का नियम है और ये आप कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व के बारे में। तो आइए प्यारे भाई बहनों, अब मैं बात करूंगा चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं। हमारा चालकत्व क्या होता है कि किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकत्व कहते हैं। बहुत सिंपल होता है। चालकत्व यानी कि कंडक्टेंस बोलते हैं उस चीज को। मतलब मेरे पास कोई तार है, मेरे पास कोई चालक है, उसके अंदर प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का मतलब क्या है कि विद्युत धारा जो बहती है उसको रुकावट उत्पन्न करता है प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है चालकत्व।
चालकत्व, जितना अच्छा चालकत्व होगा उसमें विद्युत धारा उतनी अच्छी होगी, याद रखना इस चीज को। तो चालकत्व क्या होता है, सी, चालकत्व बराबर सी बराबर क्या होता है 1/r, ये याद रखना। मेरे पास ये फॉर्मूला बन के सामने निकल के आता है, ये मेरे पास सी होता है चालकत्व यानी कि कंडक्टेंस, सी बराबर 1/r होता है मेरे पास। सिंपल तरीके से इस सूत्र को याद रखना। मेरा दूसरे नंबर का जो हमारा यूनिट है वो क्या मेरी बोल रही है कि विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं, स्पेसिफिक रजिस्टर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसे कहते हैं। तो इसमें क्या है कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसका मतलब होता है कप्पा, विशिष्ट चालकत्व का मतलब कप्पा, कप्पा बराबर 1/ρ। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा विशिष्ट चालकत्व का सूत्र। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास चालकत्व है और ये मेरे पास क्या है, विशिष्ट चालकत्व है। तो इस तरीके से दोनों को मैंने निपटारा किया। इसमें प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, इसमें विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, याद रखना। बहुत सिंपल है और कोई लॉजिक इसमें नहीं है, बहुत सिंपल है। अब मैं बात करूंगा हमारी मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के बारे में। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारी मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के बारे में। हमारी मोलर चालकता क्या होती है कि एक मोल विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता उसकी मोलर चालकता कहलाती है। मतलब मेरे पास एक मोल है, उसको मैंने उस विलयन में डाल दिया, अब उस विलयन की चालकता जो है वो मोलर चालकता कहलाएगी, सिंपल तरीके से। इसका सूत्र याद रखना, सूत्र मेरे पास क्या होगा कि लैम्डा m इक्वल्स टू क्या होगा, कप्पा गुणा हजार अपॉन मोलरता। ये मेरे पास इसका मोलर चालकता का सूत्र होता है। वहीं मेरे पास तुल्यांकी चालकता क्या होती है कि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता को उसकी तुल्यांकी चालकता कहते हैं। मतलब लैम्डा EQ इक्वल्स टू कप्पा गुणा 1000 अपॉन नॉर्मलता। ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया मोलर चालकता का सूत्र और तुल्यांकी चालकता का सूत्र। यहाँ से डेफिनेशन नहीं आएगी, एग्जाम में कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछेगा, ये डेफिनेशन नहीं आएगी, ये भी डेफिनेशन नहीं आएगी। यहाँ से फॉर्मूले तैयार रखना, यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, यहाँ से भी न्यूमेरिकल आएगा। तो दोनों जगह से न्यूमेरिकल आएगा, मैंने आपको बता दिया है। अब लास्ट टॉपिक हमारा होता है संक्षारण। तो संक्षारण का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। संक्षारण का मतलब होता है ऐसी प्रक्रिया जिसमें धातु जो धातु होती है उसकी सतह पर जंग लग जाती है। मतलब धातु ऑक्सीजन और जल से क्रिया करके अपनी सतह पर एक भुरभुरे रंग का पदार्थ बना लेती है, जिसको जंग कहते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं कोरोजन या संक्षारण। बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखना। और संक्षारण को रोक कैसे सकते हैं, उसके ऊपर पेंट लगा दो, ग्रीस लगा दो, या गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करके पेंट वेंट करके इस संक्षारण की क्रिया को रोका जा सकता है। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा संक्षारण की प्रक्रिया। तो आज का जो वन शॉट था वो कैसा लगा, मैंने 5 से 6 घंटे के अंदर इस वन शॉट को बनाया है। तो उसके लिए एक लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।